हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। जो आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है 7 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक। और अगर हम देखें तो अब आपके पास लगभग 1 महीने का ही टाइम बचा हुआ है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि हम लोग इस 1 महीने को किस प्रकार से बेस्ट यूटिलाइज करें, जिससे हम लोग कम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने रेलवे के काफ़ी सारे एग्जाम दिए हुए हैं और लगभग सब में मैंने 80 प्लस मार्क्स स्कोर किया हुआ है। अगर आपको वो मेरे मार्क्स चेक करने हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे मार्क्स चेक कर सकते हैं। अब चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। पीछे के एग्जाम में मेजरली 3 सब्जेक्ट होते हैं: मैथ, रीजनिंग और जीएस। जीएस होता है जनरल स्टडीज। और जनरल स्टडीज में भी फिर काफी सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके। इस प्रकार से जीएस का सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट हो जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे कि हम लोग जीएस को कैसे टैकल करें ताकि हम लोग मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। तो दोस्तों, आप तैयारी तो अपनी कर ही रहे होगे और आपने लगभग सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपने सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे मैथ हो गया या फिर जीएस हो गया, रीजनिंग का हालांकि इतना ज्यादा नहीं रहता है, तो रीजनिंग का तो आपने सिलेबस कर ही लिया होगा। आपका मैथ का बच रहा होगा तो आप मैथ का भी जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। और जीएस का आपका जितना हो गया है, आप जा उसको भी आप जल्दी से जल्दी एफर्ट लगा के उसको सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपको कम से कम 20-25 दिन तो आपको रिवीजन के लिए चाहिए ही है, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप नई नई चीजें पढ़ते रहेंगे और रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर उसका उतना ज्यादा आप आउटपुट नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। जैसे जीएस में अब हम देखेंगे कि हम जीएस को किस प्रकार से टैकल करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो अभी आपका रिसेंट में एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का ही, जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है, तो आपको उसकी आपकी आंसर की आ चुकी है। तो आप उस आंसर की को अच्छे से एनालाइज करिए, तो आपको पता चलेगा कि इसमें सबसे ज्यादा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको ये आंसर की नहीं मिल रही है, हालांकि आपको मिल जाएगी नेट पे, टेलीग्राम पे आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, तो मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन तो हिस्ट्री के पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी के भी ऐसे ही 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे जा रहे हैं। उसके बाद फिर ज्योग्राफी का भी अच्छा खासा वेटेज है और इकोनॉमिक्स का भी अच्छा वेटेज है। ये हमारे मेजर मेजर टॉपिक हो गए 4: हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। हालांकि आप साइंस को इसमें स्किप कर सकते हैं। स्किप करने का इन द सेंस कि आप इतना ज्यादा उस पर टाइम मत दीजिए। हालांकि रिवाइज तो आपको सारी चीजें करनी है, क्योंकि आपने साइंस पढ़ रखी है। जब आपने पढ़ रखी है तो आप उसको रिवाइज अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको ऐसा रिवाइज करना है, जैसे आप साइंस को अगर आप 1 दिन में रिवाइज कर रहे हैं, तो हिस्ट्री पॉलिटी को आप 2 या 3 दिन में रिवाइज करिए। मतलब कि उसको गहनता से रिवाइज करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर हिस्ट्री के 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं एक शिफ्ट में, तो आपको उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। टॉपिक हमारा है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के तो 12-13 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिल रहे हैं। और करंट अफेयर्स भी ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा पुराना करंट अफेयर्स पढ़ना है। अगर आप लास्ट 6 मंथ का भी करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं तो भी आपको अच्छा खासा उसमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। शर्त यही है कि आपको करंट अफेयर अच्छे थॉरोली पढ़ना है। अब वन लाइनर से काम नहीं चलेगा। जैसे आपने कोई वीडियो देख ली, टॉप 75 और टॉप 100 क्वेश्चन देख लिए, वो आप वन लाइनर अगर आप देखेंगे तो आपको इतना ज्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी डीप में पढ़ लेंगे किसी अच्छी बुक से, स्टैंडर्ड बुक से, तो आपका अच्छा खासा उसका सिलेबस कवर हो जाएगा। यानी कि वो क्वेश्चन आपको फिर एग्जाम में दिखने लगेंगे। और इसको आपको करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है या फिर हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, पॉलिटी आपको कैसे पढ़नी है, तो आप सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि जो आपका भी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है ग्रेजुएट लेवल का, उसमें देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपने हिस्ट्री में देखा कि मेडिएवल से कोई क्वेश्चन आया हुआ है किसी टॉपिक से, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से थोड़ा मतलब ज्यादा ज्यादा रिवाइज करिए। हालांकि आप रिवाइज तो आपको सारी चीजें ही करनी है, लेकिन जो टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं आप उन टॉपिक को थोड़ा ज्यादा रिवाइज करिए। जैसे एग्जांपल के लिए पॉलिटी में अगर आपको आर्टिकल से कोई क्वेश्चन दिख रहे हैं और आर्टिकल से भी स्पेसिफिकली क्वेश्चन डीपीएसपी से, तो आप डीपीएसपी को थोड़ा ज्यादा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि डीपीएसपी से ही फिर दोबारा क्वेश्चन आ जाए तो आपका वो गलत हो जाए। तो ये हो गया आपका जीएस का पोर्शन। और करंट अफेयर्स में भी मैंने आपको बता दिया, करंट अफेयर्स में भी आपको ऐसे ही करना है। जैसे अगर आपको अवार्ड के क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे हैं या फिर आपको स्पोर्ट्स के क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे हैं, और स्पोर्ट्स में भी आप थोड़ी कैटेगरी डिफाइन कर देंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन वो पूछ रहा है, तो आप इस प्रकार से रिवाइज कर लेंगे तो आपको अच्छा खासा एज मिल जाएगा दूसरों से। तो यह हो गया हमारा जीएस का पूरा सिलेबस। बस आपको इतना ही करना है कि आप जो आप रिवाइज कर रहे हैं चीजें वो आप रिवाइज करते चलिए। बस आप जो
अभी आपको आंसर की ग्रेजुएट लेवल की आप आंसर की से उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए, कौन कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, तो आप उस हिसाब से अपना थोड़ा सा शिफ्ट कर लीजिए। जैसे अगर आप अभी अब साइंस थोड़ी ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो आप साइंस का वेटेज क्योंकि कम आ रहा है तो आप साइंस को थोड़ा सा कम टाइम देके वही टाइम आप अपना, जैसे हिस्ट्री के टॉपिक में दे दिया आपने या पॉलिटी के कोई टॉपिक को आपने वो टाइम दे दिया, और करंट अफेयर्स को आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए क्योंकि करंट अफेयर्स डिसाइडिंग फैक्टर होगा। क्योंकि मैथ रीजनिंग दोस्तों ज़्यादातर सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन होता है वो जीएस से ही होता है। तो इसलिए आप जीएस को हल्के में नहीं ले सकते हैं बिल्कुल भी, आपको जीएस को अच्छा करना ही होगा। हालांकि इतना तो कर लीजिए जितना कि एवरेज लोग कर रहे हैं। अगर एवरेज लोग जितना कर रहे हैं अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो जीएस को आपको थोड़ा स्मार्टली प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि आपको किस टॉपिक को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री का ज़्यादा वेटेज है, पॉलिटी का ज़्यादा वेटेज है, ज्योग्राफी भी ठीक ठाक पूछी जा रही है और करंट अफेयर्स का तो सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो आपको सबसे पहले इन टॉपिकों को तैयार करना है, रादर देन कि आप जैसे साइंस पढ़ रहे हैं या फिर कोई ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो इतना ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है, तो उससे इतना ज़्यादा आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। इसलिए जो टॉपिकों का वेटेज अभी जैसे रिसेंट एग्जाम में आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो आप उस हिसाब से अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी करेंगे तो आपको अच्छा खासा आउटपुट देखने को मिलेगा। और बाकी आप रिवाइज तो सारी चीज़ें करिए, हालांकि स्किप आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हु नोज के कब पैटर्न चेंज हो जाए, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए ना। लेकिन हालांकि इसका चांस काफ़ी कम है, लेकिन अगर चेंज भी हो जाता है पैटर्न तो आप चीज़ें तो सारी रिवाइज करके चलिए, क्योंकि आपने जब आपने पढ़ रखी है सारी चीज़ें, इतना टाइम दे ही रखा है आपने सारी चीज़ों को कंप्लीट करने में, तो रिवाइज करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये है कि आपको ये थोड़ा सा डिसाइड करना है कि आपको टाइम ज़्यादा किसको देना है और कम किसको देना है। बस रिवाइज हालांकि आपको सारी चीज़ें करनी है, बस आप जीएस में इतना कर लीजिए तो आपका अच्छा खासा डिसेंट स्कोर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जीएस में स्कोर करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो एनटीपीसी के एग्जाम में जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा ना, तो वो जीएस का ही होगा। क्योंकि मैथ रीजनिंग ज़्यादातर सभी लोग कर लेते हैं और ये जीएस में ही इसमें स्कोर डिसाइड होता है कि आपको सिलेक्शन में होगा आपका या फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये जीएस ही डिसाइड करता है। इसलिए आप जीएस को हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते, आप जीएस को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं मैथ की, कि आपको मैथ में क्या करना है। भी आपकी बिल्कुल सेम स्ट्रेटेजी है, क्योंकि दोस्तों आपने मैथ का सिलेबस लगभग पूरा कर ही लिया होगा, और नहीं किया होगा तो आप करने वाले होगे, मतलब कि होने वाला ही होगा आपका सिलेबस पूरा, और आप रिवाइज भी अपने हिसाब से कर ही रहे होगे चीज़ों को। लेकिन आपको अभी क्या करना है कि वही सेम है जैसे आपने जीएस में देखा था ना, कि हमने एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर की ग्रेजुएट लेवल का उसके जैसे हमने जीएस के क्वेश्चन देखे, वैसे ही हमें क्या करना है, मैथ के क्वेश्चन हमें देखना है। अब मैथ में जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे सीआईएसआई का कोई क्वेश्चन है या फिर प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। दोस्तों आपने जब प्रॉफिट लॉस पढ़ा होगा, टॉपिक पढ़ा होगा किसी भी टीचर से या फिर यूट्यूब वीडियो से जैसे भी, या फिर आपने बुक में क्वेश्चन, उसके बाद आपने बुक में क्वेश्चन लगाए होंगे, तो आपने देखा होगा। बल्कि मैं आपको प्रॉफिट लॉस से बताता हूँ कि प्रॉफिट लॉस में जैसे 10 से 12 टाइप है। तो आप रिवाइज तो हालांकि सारे टॉपिक सारे टाइप कर ही रहोगे, लेकिन आप इसमें देखोगे ग्रेजुएट लेवल में किस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप पाओगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 या 4 टाइप में ही सारे क्वेश्चन आए होंगे। तो आप उन टाइप को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से रिवाइज कर लोगे, ताकि अगर उस टाइप का क्वेश्चन आपका आ जाए तो आपको वो गलत ना हो। ऐसे ही आपको सारे टॉपिकों में करना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर परसेंटेज में भी जैसे कोई क्वेश्चन आ रहा है, परसेंटेज में भी ऐसे आपके 10-12 टाइप होते हैं, तो आप उन टाइप को थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लेंगे जिनके क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में भी आए हुए हैं। रिसेंट एग्जाम इन द सेंस अभी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था ना आपका एनटीपीसी का, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपका जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था उसके जितने भी क्वेश्चन है आपको, वो तो आपको 2 से लेके 3 बार तक आपको पूरे सॉल्व कर ही लेने हैं। करने का मतलब ये है कि अगर आपको एक टाइप के 5-6 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप अगर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आप उसको देख लेंगे और उस पर टिक कर देंगे, आपको पता चल जाएगा हाँ ये उस टाइप का है, हाँ ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। आपको मतलब उस स्पीड से आपको सॉल्व करना है। तो ये बात आप समझ गए। तो मैथ में हमें क्या करना है कि मैंने आपको बताया कि हालांकि रिवाइज हमें सारी चीज़ें करनी है, लेकिन जो टाइप अभी हमारा आया हुआ है उसको हमें अच्छे से थोड़ा ज़्यादा टाइम देके और उसको हमें अच्छे से रिवाइज कर लेना है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में तो दोस्तों जैसा आपको पता ही है कि इसमें पजल के अच्छे ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और पजल भी इसमें कैसे पूछते हैं कि काफी बड़ी पजल होती है और उसका एक ही क्वेश्चन होता है। तो हमें इसमें पजल में थोड़ा ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अच्छे से देख सकते हैं। उसका सीटिंग अरेंजमेंट भी आपने देखा होगा
कि अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं और टाइप भी बिल्कुल एकदम सेम ही पूछा जा रहा है। तो आप जो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम की जो आंसर की चीजें देखेंगे ना क्वेश्चन, तो आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से हमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमें कितना लेवल तक हमें इसको सॉल्व करना है। तो सेटिंग अरेंजमेंट हो गया और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि रीजनिंग में आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, रीजनिंग क्योंकि सरल सब्जेक्ट होता है तो ज्यादातर सभी लोग कर लेते हैं। लेकिन ये कुछ टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, तो इन टॉपिकों को आप थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आपको अच्छा खासा आउटपुट मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका एक सब्सक्राइब करना मुझे और ऐसी ही आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपका कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ लेंगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा।